नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका की तरफ से बार बार जो आंखें तरी जा रही हैं और बार बार इंडिया के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद भारत की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं और क्या भारत इसमें अकेला है या उसको चीन का साथ मिलेगा, रूस का साथ मिलेगा। अभी फिलहाल तो एक खबर इजराइल से भी आई है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू जो हैं, उन्होंने भारत को अलग तरीके से रिकॉग्नाइज किया है। उन्होंने कहा है कि एशिया में भारत बिल्कुल अलग है। तो क्या बेंयामिन नेतन्याहू ट्रंप को मैसेज देना चाह रहे हैं और क्या उस मैसेज के जरिए ट्रंप कुछ समझ पाएंगे स्थितियों को, या फिर ट्रंप की तरफ से ही जो इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है उसमें बेंयामिन नेतन्याहू कहीं ना कहीं चीज़ों को मॉडरेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपना ये बयान देकर। बहुत सारी चीज़ें समझने वाले हैं क्योंकि दौरे भी होने वाले हैं। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे समझते हैं कि ये अभी जो स्थितियां हैं सर, 50% इंडिया और ब्राज़ील दो ही है, चाइना भी 30%, उसका भी होल्ड है। देखिए पुनीत, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि 50% टैरिफ लगाने का मतलब ये था कि आपने ब्राज़ील की लेवल पे हमें खड़ा कर दिया। तो उसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। वो ये चल रहा है कि मैं नाराज़ हूँ किसी चीज़ को लेके, या एक पर्सनली थोड़ा सा पर्सनल भी मुझे लगता है कि उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ है कि मैं अगर टैरिफ बढ़ाऊँगा, थोड़ा इंडिया को डाउन प्ले करूँगा, तो शायद मैं एक बेटर नेगोशिएशन कर पाऊँगा भारत के साथ। या वो कुछ देखना भी चाहते हो कि आगे आगे देखते हैं होता है क्या टाइप मामला है। अब हम बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया, अब इंडिया के पास क्या विकल्प है। देखिए, जो टैरिफ है आमतौर पर वो फार्मा पे नहीं है, सॉफ्टवेयर पे नहीं है, वो आमतौर पर ज्वेलरीज पे है, टेक्सटाइल पे है। इन पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, जेम्स एंड ज्वेलरी पे पड़ेगा। तो ये एक बड़ी चीज़ है। तो जितने भी हमारे जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां वो जल्दी जल्दी एक्सपोर्ट कर रही ताकि 21 अगस्त से पहले मामला कहीं ना कहीं सेटल हो जाए। तो एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि सॉफ्टवेयर और फार्मा ये दो बड़े सेक्टर हैं जहां से हमें ज़्यादा डॉलर मिलता है, यानी कि विदेशी मुद्रा मिलती है और पैसा आता है। तो ये दोनों चीज़ अभी एग्जेम्प्ट है, अभी उस पर नज़र नहीं गई है। लेकिन अगर उस पर भी कुछ ट्रंप कोई कोशिश करते हैं तो एक बड़ा सेटबैक होगा। अब हम बात करते हैं कि भारत के पास विकल्प क्या है। अब भारत के पास विकल्प ये है कि ट्रेड डील की जाए। तो लेकिन सवाल ये भी है कि ट्रंप से जब ये पूछा कि क्या भारत के साथ ट्रेड डील पे बातचीत होगी, तो ट्रंप ने कहा कि ट्रेड डील पे बातचीत नहीं होगी, पहले ये जो रशियन ऑयल वाला मसला है या ये जो करंट टैरिफ वाला इशू है ये सुलझे। अब भारत ने ऐसा कोई संकेत दिया तो नहीं है कि भाई हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। अब भारत क्या कदम उठाएगा वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो चला है, उस पर हम आगे बात करेंगे। नहीं, एक चीज़ मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि जो एक चीज़ मैं आपसे जो समझना चाह रहा हूं, अभी जो हालात बने हैं इसमें एक तरफ अमेरिका है जो टैरिफ वॉर खेल रहा है, दूसरी तरफ रशिया है, भारत है, चाइना है और ब्राज़ील है, और ये सब ब्रिक्स के हिस्सा हैं। तो भारत को क्या ब्रिक्स के अन्य सहयोगियों का इस खेल में, टैरिफ वाले गेम में साथ मिलेगा या फिर भारत को अकेला छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि अभी चाइना की तरफ से कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जो भारत और चाइना की नज़दीकियों को बढ़ाती हुई दिख रही हैं। देखिए, पूरा गेम तो ब्रिक्स का ही है। बेसिकली ट्रंप का जो दांव है वो रशियन ऑयल तो एक पार्ट है। वो गेम उनका प्लान यही है कि जो ब्रिक्स का एक वो बना है उसको भी निशाना साधा जाए। अब इसमें रशिया का सपोर्ट है इंडिया को ब्रिक्स में। लूला ने बात की प्राइम मिनिस्टर से, नरेंद्र मोदी से। चाइना का भी एक बयान आया कि इंडिया की सॉवरेनिटी अनक्वेश्चनेबल है। तो कहीं ना कहीं अब ब्रिक्स देश इस मौके को भुना पाए तो फ़ायदा है। लेकिन अगर इंटरनल रिफ्ट रहे, बाई चांस बात नहीं बन पाई, चीन उस तरह खुल के साथ नहीं दिया, रशिया भी उस तरह से नहीं आया, या इंडिया ब्राज़ील उस तरह से नहीं सामने आए, तो ये मसला होगा कि भाई फिर ब्रिक्स का मतलब एकता जो हमने दिखानी थी वो नहीं दिखाई, तो फिर वो एक क्वेश्चन है। लेकिन इससे शॉर्ट टर्म में तो ये तो फ़ायदा ज़रूर होगा
कि ब्रिक्स रिलेवेंट हो गया, अमेरिका ने इन लोगों को इकट्ठा कर दिया, और अब ये 4 देश, बड़ी इकोनॉमी दुनिया की, ब्राज़ील, रूस, चीन, भारत, अगर मिलकर थोड़ा सा इस टैरिफ का मुकाबला कर लें कुछ दिन तक, तो हो सकता है फिर अमेरिका भी थोड़ा बैकफुट पे जाए। अच्छा, एक चीज़ और है कि अमेरिका बार बार, ख़ासतौर पर ट्रंप इस बात की दलील देते हैं कि भारत चूंकि रूस से व्यापार करता है, तेल खरीदता है, उसको इकोनॉमिकली स्ट्रांग कर रहा है और उसी से वो युद्ध लड़ रहा है। लेकिन कल एक डेटा सामने आया, यूरोपियन यूनियन, जिसका जिक्र आप भी करते हैं कि गैस के ऊपर तो रशिया की गैस पर निर्भर है, यूरोपियन यूनियन 77.9 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस करते हैं 2024 में रशिया के साथ। इंडिया ने तो 68 पॉइंट समथिंग बिलियन का व्यापार किया है 2024 में। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। नहीं, डबल स्टैंडर्ड तो ऑब्वियसली है, और ये भी मान के चलो कि अगर यूक्रेन के साथ सपोज करो कोई भी संघर्ष विराम अभी हो जाए, तुरंत हो जाए, तो उसके बाद आप देखना कि जो रशियन ऑयल है वो यूरोप चला जाएगा। अभी तो वो वाया इंडिया रिफाइन होके या जैसे भी होके जा रहा है, वो एक अलग इशू है, बट द पॉइंट इज कि वो डायरेक्ट वहाँ पे उसकी बिक्री होने लगेगी। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, इसमें कोई दो राय है नहीं अमेरिका का। और अमेरिका का बेसिकली एक ट्रम्प को कुछ चीज़ें ट्रम्प के दिमाग में पहले से क्लियर हैं, ब्रिक्स के लेके उनके दिमाग में कुछ है। वो ये लगता है कि जो डॉलर का डोमिनेंस है वो ब्रिक्स कहीं ना कहीं कमज़ोर कर देगा अगर ये कंट्री आपस में स्विफ्ट ट्रेड के जरिए आपस में ही ट्रेड करने लगे अपनी करेंसी में, तो फिर ये अमेरिका के लिए चुनौती हो सकती है। दूसरा ये है कि जो ब्रिक्स वाला संगठन है, और अगर ये सही से चला तो फिर इसमें बाकी कंट्रीज़ को भी शामिल किया जाएगा। भाई यूएई ऑलरेडी है, बाकी 2-4 इथोपिया, अफ्रीकन कंट्रीज़ वो भी शामिल हो जाएंगी, और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, यूएई हो गया, और मलेशिया और इंडोनेशिया को शायद इनवाइट तो किया था इस बारी, तो और कंट्रीज़ भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो अमेरिका का जो डोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ेगा। नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि विटकॉफ और पुतिन जब मिले तो मीटिंग हुई, और उसके बाद ट्रंप की तरफ से आया कि ओहो बहुत बढ़िया मीटिंग, बहुत अच्छी रही, वेल एंड गुड। उसके कुछ देर बाद भारत के ऊपर वो टैरिफ लगा देते हैं और कहते हैं कि रूस से तेल खरीद रहे हो, तो और फिर ट्रंप पुतिन से मिलने भी जा रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है अंदर अंदर? तो ये टैरिफ तो अभी लगेगा। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ये मान के चलें नेक्स्ट वीक में पुतिन और ट्रंप के बीच में यूएई में अगर कोई मुलाकात होती भी है, जैसे चांसेस लग रहे हैं कि भाई यूएई में कुछ ऐसा चल रहा है अंदर खाने कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होने वाली है, तो जिस दिन मुलाकात हो उससे पहले भी ट्रंप इंडिया पे टैरिफ लगा दें, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, उसका कोई अब मतलब नहीं रह गया। 50% लगे या 40% लगे या 70% लगे, वो ऑल आर इक्वल, क्योंकि वो टैरिफ के बाद अब कोई इंडिया का मतलब एक लेवल के बाद आप कितना ही लगाते रहे उसका कोई फिर मतलब नहीं रहता, क्योंकि वो आपका जो सामान है वो इतना ऑलरेडी बिजनेस करेंगे ही नहीं, इतना महंगा हो चुका है कि वो वहाँ पे अमेरिका में कोई खरीदेगा नहीं। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये दबाव बनाने की रणनीति है ट्रंप की, वो भारत पर भी दबाव चाहते हैं, ब्रिक्स कंट्रीज पर भी चाहते हैं। वो टैरिफ को वेपनाइज जो उन्होंने किया है, एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल जो किया है, वो पूरी रणनीति इसी खेल का हिस्सा है। नहीं, लेकिन मागा की बात करते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन बना तो मामा रहे हैं, मेक अमेरिका महंगा अगेन, क्योंकि जो भी चीज़ जाएगी वहाँ पर महंगाई तो अमेरिकियों की जेब पर ही इसका असर पड़ेगा। हाँ, अभी स्थिति है, जैसे वॉलमार्ट की अगर हम बात करें, एक वहाँ की कांग्रेस के अंदर ही एक सांसद ने सवाल पूछा कि एक छोटा केला जो होता है, बनाना होता है, वो ऑलरेडी महंगा हो चुका है, $8 का हो चुका है एक बनाना, तो क्या हम कौन खरीद सकता है इतना बनाना, बाहर से आता है। तो ये चीज़ें तो हो रही हैं। अब जब जाहिर है जब आप ये टैरिफ खेलेंगे तो चीज़ें महंगी होगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं समझना चाह रहा हूँ कि पुतिन आने वाले हैं भारत और प्रधानमंत्री मोदी जाने वाले हैं चीन, और ये बिल्कुल अगस्त के आखिर में होना है। कैसे देख रहे हैं इसको सर? देखिए पुनीत, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब ये है कि पुतिन, अब भारत ने क्या किया है कि भारत भी अपनी पोस्चरिंग करेगा, भारत भी ये दिखाने की कोशिश करेगा अमेरिका को या यूरोप को कि देखिए भाई, अगर आप सोचते हैं कि एक तरफा होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो भारत के प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं, 7 सालों बाद जा रहे हैं, 7 साल प्लस अगस्त के लास्ट में पुतिन इंडिया आ रहे हैं। तो इस तरह से तो आपने इकट्ठा कर दिया, यानी कि जो चीन के साथ भारत के प्रधानमंत्री पिछले 7 सालों में नहीं गए, वहाँ उन्होंने एससीओ में जाना स्वीकार किया। दूसरा पॉइंट ये है कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं
वो जंग के जैसे हालात में भी वो इंडिया आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत भी ये पोस्चरिंग कर रहा है, दिखा रहा है अमेरिका को कि अगर आप हमें स्ट्रेटजिक अलाई मानते हो तो आपका व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप सुबह उठे कि इंडिया पे 25% टैरिफ, इंडिया पे 25% टैरिफ, ऐसे नहीं होता। भाई आपने क्वाड में इंडिया को लेके आए, साउथ सी चाइना में आपने चीन का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए इंडिया को यूज़ करना चाहा। आपने अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो चाइना से तो उनको बाहर भेजा, फिलीपींस भेजा, वियतनाम भेजा, इंडिया भेजा। अब अचानक आपको टैरिफ याद आ गया, अब अचानक आपको मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आ गया याद। तो जब आप ऐसे सेलेक्टिव काम करेंगे तो प्रॉब्लम आपके लिए भी होगी। ब्रॉडली अगर आप देखो तो रूस और चीन, अगर मैं यूक्रेन युद्ध की बात करूं तो यूक्रेन युद्ध में इस समय रूस भारी पड़ा है, नो डाउट। आपने 250 बिलियन रुपए खर्च करे, उसके बावजूद रूस झुका नहीं। आप तड़प रहे हो रूस को झुकाने के लिए। आपने चीन पे टैरिफ लगाया, 150% लगाया, उसके बाद भी चीन ने आपके ऊपर लगा दिया। आपने 90 दिन का पोज मारा। आपने ये नहीं कहा कि ठीक है लगा दिया हम चीन की तरह कोई व्यापार ही नहीं करेंगे। आप उसके साथ भी पोज लगा दिया आपने। चीन का जो रेयर अर्थ का मटेरियल है जो है आप उसको वो भी चाहते हैं। दूसरा पॉइंट तो रशिया, चाइना और इंडिया, इन तीनों को इग्नोर करके और ख़ासतौर पर भारत का एक बेहतर तालमेल करके अमेरिका आगे नहीं बढ़ सकता। अमेरिका को ये भी समझना पड़ेगा कि भारत का अमेरिका के टेक्नोलॉजी जो जितने भी कंपनियां हैं उनमें जितने भी इंडियन अमेरिकन्स काम करते हैं उनका योगदान है। 4 से 5 मिलियन का एक बड़ा डायस्पोरा है अमेरिका में, और भारत के साथ अमेरिका का कुछ विशेष क्षेत्रों में व्यापार भी है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, आईफोन की बात करें, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की बात करें, जेनरिक मेडिसिन की बात करें, तो सब इंडिया में बनती हैं। इंडिया के साथ एक क्रिटिकल जो क्षेत्र है उसमें आपकी डील है इंडिया के साथ। कामगारों की बात करें तो ठीक है, भारत में तो भारत से ही काम करवाया जा रहा है। हाँ, तो आप ऐसे अलाइन नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये गेम प्लान पर्दे के पीछे चल रहा है। ये पूरी टैक्टिक्स, पूरा का पूरा जो माहौल है वो रूस को कम करने का है, रूस को दबाने का है और रूस को टेबल पर लाने का है कि भारत और चीन पर इतना दबाव बना दो कि वो रूस से कहें कि जाके जाओ समझौता कर लो। अच्छा, एक चीज़ और बिल्कुल मैं इसको शॉर्ट में आपसे समझना चाह रहा हूँ कि इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू भारत की, जिसका मैंने जिक्र किया कि उसकी अहमियत अपने बयान में बताते हैं और वो अमेरिका के बहुत अच्छे अलाई हैं। तो क्या अमेरिका की तरफ से ये गेम किया जा रहा है कि एक तरफ टैरिफ लगाओ, दूसरी तरफ कहलवाओ कि ताकि स्थितियां जो हैं वो थोड़ी बैलेंस हो पाएं, क्योंकि नज़र तो कुछ और आ रहा है। देखिए, मैंने जो दो बात कही, अमेरिका में इजरायली या यहूदियों का जो योगदान है वो अमेरिका नहीं भुला सकता अमेरिका के विकास में। ठीक ऐसे ही अमेरिका में भी अमेरिका के आईटी और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जो भारतीयों का योगदान है वो भी अमेरिका डिनाई नहीं कर सकता। और जैसा मैंने कहा 40 से 50 लाख भारतीय वहाँ पे रहते हैं, जिसमें से ज़्यादातर लोग सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में है या आईटी कंपनीज में काम करते हैं। तो ऐसे में भारत को बिल्कुल राइट ऑफ कर देना, ख़त्म मानना कि भाई चलो इंडिया की तो ज़रूरत नहीं है, संभव नहीं है। तो जो बेंजामिन नेतन्याहू ने बात कही है वो चीज़ों को समझते हैं कि भारत के साथ अमेरिका का या जो वेस्ट का रिश्ता है वो एक अलग लेवल का है। मतलब वो चीज़ों को समझ रहे हैं, ना कि अमेरिका की वो भाषा जानते बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाद में एक दिन एहसास होगा अमेरिका को भी। क्योंकि आप ये देखो, पूरी दुनिया की अगर डायनामिक्स देखो, भारत एक सिविलाइजेशनल कंट्री है। भारत ने कभी भी इन्वेड नहीं किया, अपनी सिविलाइजेशन को बढ़ाने की कोशिश नहीं की, अपने पैर नहीं पसारे। तो उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये है कि इंडिया जो है एज ए सिविलाइजेशन वो उतनी थ्रेटफुल नहीं है वेस्ट के लिए। भाई वेस्ट को सबसे बड़ा खतरा किस चीज़ से होता है? वो लगता है कि कई बार लगता है कि उसे आतंकियों से है, टेररिस्ट आ जाएंगे, या अफ़गानिस्तान में कई बार हार्बर हो रहे होते हैं, या कोई ओसामा बिन लादेन कहीं से निकल आता है, ISIS आ जाता है, हमास आ जाता है। दीज आर द थ्रेट्स
कंसिडर्ड बाय द वेस्ट कि भाई ये हमारी सिविलाइजेशन के लिए खतरा है। क्या इंडिया एज ए सिविलाइजेशन कभी वेस्ट के लिए या अमेरिका के लिए खतरा बना? नहीं बना, वो इनेबलर रहा। जब अमेरिका में आईटी सेक्टर ने ग्रोथ किया तो उसके लिए आपको चीप टेक्नोक्रेट्स चाहिए, तो वो इंडिया ने सप्लाई किए, तो आपका विकास हुआ। गूगल का सीईओ कौन है? इंडियन है। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? इंडियन है।